तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 377 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे अभी फाइट चल रही होती है गूडा वर्सेस वालिन के बीच में, जहाँ पे वो दोनों अपने सबसे फाइनल पावर्स को यूज करने लगते हैं। जहाँ पे गूडा अपने सबसे पावरफुल मूव को चल रहा होता है जो कि वन डाउ होता है, जिसे कि उसने अपनी लाइफ टाइम में बनाया होता है। जहाँ पे वालिन अपने सारे कार्ड्स की पावर्स को यूज कर रहा होता है और दोनों अपने पावर्स को टकराते हैं और इस टकराने की वजह से वहां पे समझ सकते हो तो एक वॉइड ही बन जाती है, जो कि इतना बड़ा धमाका होता है। मतलब कि कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं, तो ऐसा होना ही था। जहाँ पे इतना बड़ा धमाका होता है कि उस नज़ारे को देखकर वालिन और गूडा दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर ये धमाका इतना पावरफुल होता है कि हेवेंस भी सैटर होना शुरू हो जाती हैं। वहां पे इस धमाके की वजह से ऐसा लगा था कि हेवेंस भी रो रही है किसी बच्चे की तरह। ये एक बच्चे की तरह आवाज आने लगती है और वहां पे सेलेस्टियल क्लैंस के अंदर से क्रैकीज की आवाज आने लगती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है बाकी सारे बंदों को, जो कि यहाँ पे महसूस होने लगता है कि ये पावर्स तो सच में इतना ही फाइन है, क्योंकि वहां पर उनके शॉकवेव्स कई दिनों के दूर के रास्तों के साथ भी सबके पास पहुंच रहे थे। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही सिलसिले चल रहे होते हैं। गूढ़ा को एहसास होता है कि वहाँ पे जो 9 सॉन्ग्स 3 साइंस होते हैं, उसमें जो थर्ड साइन होता है वो असल में बेबी क्राई होता है। मतलब कि यहाँ पे 2 साइंस के बारे में हो चुकी थी, लेकिन थर्ड साइंस फाइनली इन दोनों के टकरार की वजह से जो एक्सप्लोजन पैदा होता है वो आती है। वहाँ पे स्काई अर्थ विंड थंडर रेन क्लाउड इंटरनल बॉडी हर एक चीज इको करने लगती है। कह सकते हो कि वहाँ पे हर एक चीज उस धमाके की वजह से वाइब्रेट करने लगी होती है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो सेलेस्टियल क्लैन में जो स्टैचूज मौजूद थी वो भी टूट कर बिखर जाती है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक तीसरा फिगर आ चुका होता है। कह सकते हो कि वहाँ पे एक क्रैक आ चुका होता है, जो कि उसी धमाके की वजह से हुआ होता है। वाणी अपने अवतार तक को रिलीज कर लिया होता है। मतलब गूढ़ा होता है, साथ में वाणी होता है और तीसरा एक अपीयर होता है, वो वाणी का अवतार होता है, जो कि कह सकते हो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को घेरे हुए था। वाणी यहाँ पे अपने इथेरियल एसेंस को भी समझने लगा होता है। उसकी स्ट्रेंथ कह सकते हो इस फाइट की वजह से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसके साथ दिखाया जाता है कि गूढ़ा भी उस अटैक की वजह से पीछे हो जाता है। तो गूढ़ा एक बूढ़ा आदमी होता है, कह सकते हो। तो वाणी अभी एक ओल्ड मैन से फाइट कर रहा है, एक एंचेस्टर से फाइट कर रहा है, जहाँ पे अभी उसके चेहरे को दिखाया जाता है। जो इस अटैक को देखकर उसके चेहरे पे कोई भी निराशा नहीं होती है, कह सकते हो। तो उसे एक रिलीफ मिलती है कि कैसे यहाँ पे कोई एक बंदा आ चुका है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका है। गूढ़ा वाणी की तरफ देखता और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि 300 साल बाद जब इमोरियल गॉड रोलम फिर से ओपन होगा तो तुम एंशिएंट क्लैन के साइड से उसमें एंटर करोगे। तो वहाँ पे वो वांगलिंग भी उसकी तरफ देखता है और हामी भरता है। इसके बाद गूढ़ा कहता है थैंक यू, और उसी फॉग से वहाँ पे निकल चुका होता है। मतलब कि वो अपने एंशिएंट क्लैंस की ओर निकल पड़ता है। वांगलिंग देखता कि कैसे गूढ़ा वहां से निकल चुका है और वो भी आगे बढ़ के वहां से निकल जाता है। इसके साथ दिखाया जाता है कि वो उसकी स्पीड से वो सेलेस्टियल क्लैंस के किनारे आ चुका था और सेलेस्टियल क्लैंस के बॉर्डर के पास आ चुका होता है। वॉलिन कहता है कि जो बैटल है वो काफी जल्दी खत्म हो चुकी थी, कि ये बैटल काफी लंबा नहीं चला होता है। इसके साथ दिखाया जाता है कि ये बैटल को गुजरे हुए 12 दिन आ जाते हैं और 12 दिन बाद वहां पे टोटल में 7 बंदे अपीयर होते हैं, जो कि ग्रैंड एम्प्रेस होते हैं। मतलब कि यहाँ पे वो निकल पाए थे वालिन और गूढ़ा की फाइट को देखने के लिए, जो कि यहाँ पे आए हुए थे। जिसके साथ दिखाया जाता कि वो वहां आकर रुकने लगता है। सातों जैसे कि ग्रैंड एम्प्रेस है तो सभी एक दूसरे को जानते होते हैं, सभी अलग अलग कैंप से हुए होते हैं और सबकी अपनी अपनी डिवाइन सेंस लेकर वहां पर फैला के सारी चीजों को एब्जॉर्ब करने लगते हैं कि आखिरकार वहां पे हुआ क्या था। जीडू भी वहां पे नहीं आया होता, और जिसके साथ दिखाया जाता है जुआन वो ये अपनी डिवाइन सेंस को स्प्रेड करके वहां पे देखने लगता है कि यहाँ पे बैटल क्या हुई थी। और जैसे ही सब लोग अपने डिवाइन सेंस को फैलाकर देखने की कोशिश करते हैं कि वहां पे कैसी बैटल हुई थी, तो सारे लोग हैरान हो सकते हैं। कह सकते हो कि उनकी बॉडी तक कांपने लगी थी, क्योंकि यहाँ की बैटल कह सकते हो तो हेवन तक को हिलान देने वाली थी। इसके कारण वो सभी हैरान हो जाते हैं। और सॉन्ग टियान भी कहता है कि जिस हिसाब का यहाँ पे बैटल हुआ है वो सैकड़ों सालों तक यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला है। मतलब उसका इफेक्ट जैसे कोई एटम बम गिरता है, एटॉमिक बम, तो उसका जो इफेक्ट रहता है वो हजारों सालों तक रहता है। वैसा ही जो यहाँ पे फाइट हुआ उसका इफेक्ट यहाँ पे सैकड़ों सालों तक रहने वाला होता है।
जिसके साथ वो और सभी देखने लगता है। अब यहाँ पे वो सब बात करने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पे कौन ऐसा एम्पर है जो कि गुराओं के साथ फाइट कर रहा था। सब लोग सोचने लगते हैं। जहाँ पे जीवाणु अपनी आंखों को खोलता है और कहते हैं कि क्या वो वार्निंग हो सकता है। अब यहाँ पे सी वर्ल्ड के अंदर 4 ग्रैंड एम्परर्स मौजूद थे जो कि रुके हुए थे और सब भी यहाँ पे डिवाइन सेंस का यूज करके पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यहाँ पे आखिरकार कौन सा ऐसा बंदा है जो कि गुराओं से फाइट कर रहा होगा। अब डॉयू जो कि पहले से ही वार्निंग के साथ इतना दुश्मनी ले चुका है, वो कहने लगता है कि वो नहीं हो सकता है। आखिरकार वो गुडाओ से कैसे ही फाइट कर सकता है। मैंने उससे फाइट की है लेकिन फिर भी उसकी पावर्स इतनी नहीं है। क्या सच में वाली है। अब वो पूरी तरह से घबराने लगता है क्योंकि अगर उससे मिलने गया तो उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले उससे फाइट हो चुके हैं। वाली के बारे में हमें अच्छे से पता है कि वाली अपने साथ बुरा करने वालों को कभी भी नहीं छोड़ता है। यहाँ पे वो बंदा काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो फैन भी उस बैटलफील्ड को देख रहा होता है, उसके भी एक्सप्रेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हुए होते हैं कि यहाँ पर किसने फाइट की होती है। ग्रैंड एम्परर जेमिनी भी उन सब चीज़ों को देखने लगते हैं। टाइम पास होने लगता है और वो सभी इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार यहाँ पे हो कौन सकता है। लेकिन यहाँ पे सॉन्गटियन सबकी तरफ देखते हुए कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात फाइट करें तो हम लोग भी इस कंक्लूजन पे नहीं निकल सकते हैं। तो अभी हमें फाइट नहीं करना चाहिए आपस में कि यहाँ पे किस बंदे ने फाइट की है। तुम सब अपने पावर्स का यूज कर ताकि हम यहाँ पे देख सके कि आखिरकार यहाँ पे किसने बैटल की है। हम लोग यहाँ पे टाइम को रिवाइंड करके देख सकते हैं। मेरे पास एक स्पेल है जिससे कि हम लोग अगर सातों मिलकर यूज करें तो हम लोग टेम्पररी टाइम को रिवर्स करके देख सकते हैं इस बैटल को पर्सनली। जहाँ पे डोयू भी उसकी तरफ देखकर होता है कि क्या सच में तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। जहाँ पे वो सब बात करने लगते हैं कि क्या उन्हें क्या करना चाहिए। वहाँ पे अगर यहाँ पे उनको टाइम को रिवर्स करके देखना है तो उन्हें सातों की परमिशन की जरूरत है। अगर यहाँ पे स्पेल्स की यूज करते समय किसी ने भी यहाँ पे छेड़खानी करने की कोशिश की, मतलब क्या सकता है इस स्पेल्स को यूज करते समय कोई बंदा धोखा भी दे सकता है, किसी पे अटैक भी कर सकता है जिसके कारण वो काफी ज्यादा जख्मी हो सकता है, उसको मारा भी जा सकता है। इसी कारण वो सबसे कहने लगता है। जहाँ पे सब लोग कसमें खाने लगते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे दिखाया जाता है कि सब लोग प्रिपेयर हो जाते हैं और जीडू अपने पास से एक जेड को निकालता है और सभी छह के छह बंदे उसी जेड की तरफ देखने लगते हैं। सब लोग अपनी पावर्स को यूज करते हैं और वहां पे स्पेल शुरू हो जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है वहां पे जैसे स्वेलो स्टार में हुआ था ना कि कैसे एक बंदा आकर पूरे टाइम को रिवर्स करके देख लेता है, वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पर भी हो रहा है। कह सकता हो तो ये एक एंड है वांगली का और वहां पे स्वेलो स्टार में लूफे का वो बस शुरुआत ही है। यहाँ पे कह सकते हो कि वो सब उसी तरीके से सारी चीजें देखने लगते हैं। वहां पे दो फिगर्स अपीयर होते हैं जिनमें से एक तो गूडा होता है जो कि फॉग में कवर होता है, उसके चेहरे को कोई भी नहीं देख पा रहा होता है, बस उसके ऑरा से ही वो सब जान पा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो दूसरे बंदे को देखते वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं वालिन होता है। सातों के सातों बंदे शॉक हो जाते हैं, किसी को विश्वास नहीं होता कि यहाँ पे आखिरकार वालिन गूडाओ से कैसे फाइट कर सकता है। इसके बाद वो सभी गूडाओ के स्पेल्स जो कि हेवेंस ट्रम्पलिंग्स की पावर्स होती है उन सबको देखते हैं। वालिन अपने पावर्स को यूज करके उस पर अटैक किया होता है जहाँ पे दोनों टकराते हैं, जिसके बाद गूडा वहां से चुपचाप निकल पड़ता है और गूडा के अपीयरेंस से साफ पता चल रहा होता है कि वहां पर उसके साथ क्या बीत रहा है। उन सब की बातों को वो नहीं सुन पाते क्योंकि यहाँ पे आखिरकार दो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं, वो ऐसे ही किसी को थोड़ी ना अपनी बातों को सुनने दे सकते हैं। और ऐसे ही कैसे गूडा अपने चेहरे को उन सबको देखने दे सकता था, इसलिए वो न बातों को सुन सकते थे न गूडा के चेहरे को देख सकते थे। इसके बाद ये सीन एंड हो जाता है और सातों के सातों बंदे कह सकते हो कि बहुत देर तक वहीं पे चुपचाप खड़े रहते हैं। वो सब जान चुके थे कि इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट अब बदल चुका है। जहाँ पे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा गूडा था लेकिन अब वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बल्कि अब वालिन वहां का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हो चुका है। और ये जानकर तो डॉई की मानो दिल ही कांपने लगती है। वो एक ग्रैंड एम्परर था लेकिन फिर भी वो डर को महसूस कर पा रहा था। वालिन ने जिस हिसाब की स्ट्रेंथ दिखाई थी वो उसके लिए डिसबिलीफ का कारण बन रहे थे और वो उसके मन में डर भी बैठ चुका था। और जीडू के माइंड में भी दिखाया जाता है कि क्या वो वही था जिसके कारण 72 सोल्स आसमान की तरफ देखकर गुर्राने लगे थे, क्या वो उसी वजह से हुआ था। और सब लोग इसी के बारे में सोचने लगते हैं। जहाँ पे वानी भी कहता कि हाँ तुमने सही कहा और जबकि ये सब हो चुका है तो हमारा पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट बदलने वाला है। सब लोग वहां पे बात करने लगते हैं
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जिसके बाद हमें सीन चेंज कर वार्निंग का सीन दिखाया जाता है, जबकि वो अभी स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन चुका है एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में। तो अपने डिवाइन सेंस को फैलाकर पूरे के पूरे 72 कॉन्टिनेंट्स में देखने लगता है अपने प्यारों को, अपने बंदों को, कि आखिरकार वो सभी कहाँ पे मौजूद हो। जहाँ पे वार्निंग अपने डिवाइन सेंस को फैलाकर देखता है कि जोयू और किंगसियान के कल्टीवेशन रिवर्स बढ़ चुके हैं, जहाँ पे वो सबके बारे में सोचने लगते हैं, जहाँ पे उसको फिर से सेटू नान भी दिखती है, जिसको कि वो देख पा रहा होता है, जहाँ पे उसे मास्टर होंगसान और जोरू कई सारे बंदर 13 बिग हेड मतलब ऐसे ही कई सारे बंदर दिखने लगते हैं, जो कि उसके केव वर्ल्ड के अंदर दोस्त और अब री-इनकार्नेट होकर इस दुनिया में आकर एक अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं, जहाँ पे उसे सैंगोंग हु, रेड बटरफ्लाई, किंग नान, किंग सू ये सभी देख रहे होते हैं। और इन सबसे वाणी एक एक करके जाके मिलने वाला है, जो भी उसके साथ आना चाहे वो आ सकता है, या फिर जो कि उसकी अभी प्रेजेंट लाइफ है उसमें जीकर अपनी अच्छी खासी लाइफ गुजार सकता है। जहाँ पे ये सारी चीज़ों को वानी देख पा रहा होता है। वानी अपने डिवाइन सेंस से पूरे 72 कॉन्टिनेंट्स को देख पा रहा होता है, जहाँ पर वो सबको खोज पा रहा होता है, लेकिन उसके दिल में एक ही चीज़ की कमी होती है, जो कि होती कोई और नहीं वान एयर की सोल को। जहाँ पे वान एयर के सोल को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो 72 कॉन्टिनेंट्स पे मिल ही नहीं रही होती, जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है कि आखिरकार उसकी कोई भी ट्रेस क्यों नहीं मौजूद है। उसकी डिवाइन सेंस और भी इरप्ट होने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपने करंट कल्टीवेशन लेवल से वानी के सोल को देख ही नहीं पा रहा होता, उसको सर्च कर ही नहीं पा रहा होता, जिसके कारण उसकी जो फेस होती है वो बदलने लगती है। वो यहाँ पे घबराने लगता कि आखिरकार ये कैसे हो सकती है, जिसके बाद वानी के मन में एक थोड़ा सा डर बैठ जाता और कहने लगता कि क्या क्या वो री इनकारनेशन के दौरान कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, जिसके कारण मैं उसको खोज नहीं पा रहा हूँ, लेकिन क्या ही कर सके, ऐसा नहीं सोच सकता। जिसके बाद वो इन सब के बारे में कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर वो अपने डिवाइन सेंस को पूरे के पूरे दिन तक वहाँ पे फैलाए रखता है, लेकिन वो हर एक कोने को छान मारता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। वाइन अपने सीने के दर्द को वहीं छिपाने की कोशिश करने लगता है। वो आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगता है, पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, हेवेंस के प्रति गुस्सा। और वो कहता है कि क्या यही किस्मत है, तुमने मुझे ली मुआन के सोल्स को खोजने दिया, लेकिन आखिरकार तुमने मुझे ली कियान के सोल्स को कैसे यहाँ पे सही नहीं खोजने दिया। क्या वो जा चुकी है, क्या वो नहीं है। यहाँ पे वो सोचने लगती कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो उसके सोल को खोज भी नहीं पा रहा होता है, जिसके कारण वो सोचने लगता है कि क्या यहाँ पे टीचर की हेल्प से कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, जबकि मैं उसे फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका जो मेमोरी है वो रिकवर हो चुकी है, और जो मार्क है जिससे कि मैं सोल्स को खोज सकता हूँ वो डिसअपियर हो चुकी है। दो कारण हो सकते हैं, या तो उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, या तो यहाँ पे जो उसकी मेमोरीज है वो वापस आ चुकी है, और जो मार्क लगी होती है जिससे कि अभी वानी खोज सकता है बाकियों के सोर्स को, तो वो डिसअपियर हो चुकी है। वानी यहाँ पे हिम्मत नहीं हारता है, जहाँ पे वो कहता है कि उसकी जो मेमोरी होगी, जो सील होगी वो यहाँ पे खत्म हो चुकी होगी, जो मार्क होगी वो खत्म हो चुकी होगी, जिसके कारण अभी उसे ढूंढ में नहीं पा रहा हूँ, लेकिन क्या पता मुझे आगे मिल पाए। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे हमें नॉर्थन पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सेक्ट मौजूद था। सेक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस टोयू कॉन्टिनेंट के एक छोटा सा सेक्ट मौजूद था, जहाँ पे हमें उसी के बीच में एक मिडल एज बंदे को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही डिटरमाइंड लग रहा था और कोल्डनेस की तरह था। उसकी पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा होती अपनी कल्टीवेशन लेवल्स के हिसाब से, उसकी सेकेंड स्टेप में ही होती, मतलब सेकेंड स्टेप का बंदा होता, नहीं थर्ड का नहीं फोर्थ का, सेकेंड स्टेप का, जो कि अभी वॉल्यूम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन फिर भी वो अभी स्ट्रॉन्ग था, उस थर्ड स्टेप के बहुत ही नज़दीक होता है। और अभी की फिलहाल में उसकी कल्टीवेशन काफ़ी स्पीड से भी बढ़ रहा था, और गोल्डन फर्नेस सेट का बहुत ही हेड हेल्ड मतलब क्या सकते हो बहुत ही फेमस बंदा था, और वहाँ का हेड एल्डर भी सिखाया होता है खुद से उसको, जहाँ पे सब सारी चीज़ें हो रही थी। और वानी ये सारी चीज़ों को उसको देख रहा होता, उसकी बैक स्टोरी के बारे में बताया जाता कि कैसे वो अनाथ था, उसका नाम वांगसी कहा गया था, जहाँ पे वांसी स्टोन को बताया जाता है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जिसके साथ हमें उसकी स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें हो रही होती है, और वानी इन सब चीज़ों को देख रहा होता है, वो अपने काम को कर रहा होता, अपने स्टूडेंट को ट्रेन कर रहा होता है। इसके साथ दिखाया जाता है कि वो ये सारी चीज़ें कर रहा था कि तभी वहाँ पे वानी आता है।
यहाँ पे उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर वांगसी उसे कहता है कि आप कौन है सर। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे से एक आवाज आती है जो कहता है कि तुम्हारा बताओ मुझे, आखिरकार तुम्हारा नाम वांगसी क्यों है और आखिरकार तुम्हें ये नाम किसने दिया है। मतलब यहाँ पे वांग ने अपने दोस्तों से ही आके पूछा कि तुम्हें किसने नाम वांगसी दिया है और तुमने अपने नाम को वांगसी ही क्यों रखा होता है। इसके साथ हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो बोलता है कि इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, ये बोल रहा था ओल्ड मैन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।